हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज से हम कुछ दिनों के लिए प्रीवियस ईयर्स के रीड के कुछ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। आज हम 2012 का पेपर करने वाले हैं और कोशिश हमने ये की है कि जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं और ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ लिखा है पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म के बारे में आपको पता है, पैसिव फॉर्म क्या होती है मैं बता देता हूं। पैसिव फॉर्म होती है बी एंड देन प्लस ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म। बी का मतलब भी आपको पता है, बी का मतलब है इज, एम, आर, वोज, वर, फिर बी हो सकता है और बीइंग हो सकता है एंड बीन हो सकता है और उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आपको दिखाई पड़ती है इसका मतलब वो पैसिव फॉर्म है। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि बी हम कहाँ यूज करते हैं, बीन किसके साथ यूज करते हैं और बीइंग हम कहाँ यूज करते हैं, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। अगर मैं मॉडल्स की बात करता हूं तो मैं बी यूज करूंगा, कैन बी, मे बी, शुड बी, वुड बी। बीइंग की अगर मैं बात करूंगा, यहां बीइंग की बात कर लेते हैं, ये इज, एम, आर, वोज, वर, इनके साथ मैं बीइंग यूज करूंगा। और बीन कहाँ यूज करूंगा, हैज, हैव, हैड के साथ मैं बीन यूज करूंगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी फॉर्म, यहां चार फॉर्म्स दे रखी है पैसिव की, कौन सी फॉर्म सही है वो देखते हैं। ये पहला है ऑल द चेयर्स हैव बीन। ये देखिए हैव बीन बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, हैव बीन। और फिर ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ ये बीन जो है वो क्या है, बी फॉर्म हो गई और यहाँ ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में है। अब यहाँ क्या गलती है ये देख लेते हैं। ऑल द चेयर्स आर बीन, मैंने अभी बताया कि इज, एम, आर, वोज, वर के साथ आप बीन यूज नहीं कर सकते, आप क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, BEING। तो इसलिए ये गलत हो गया कि आर के साथ हमने यहां बीन यूज कर लिया, ये गलत हो गया। और आगे देखिए ये ऑल द चेयर्स हैव बीइंग, हैव के साथ बीइंग यूज नहीं होगा, हैव के साथ क्या यूज होगा, बीन यूज होगा। और इधर है यहाँ पे वर बीन, ये गलत हो गया क्योंकि अगर आपने यहाँ वर के साथ कुछ यूज करना है तो हम बीइंग यूज कर सकते हैं, बीन यूज नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार होता है कि हम इतनी डीप में चीज़ें, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन बेसिक बात जो है वो भूल जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी बात थी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि हम जो ये बी फॉर्म्स है कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बी फॉर्म जो है, बी, केवल बी की बात करूंगा तो हम जनरली मॉडल्स के साथ लगाते हैं। टू के साथ भी बी लगा देते हैं, जैसे इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, हैज़ टू बी या हैव टू बी। और अगर मैं बीन की बात करता हूँ, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। और अगर बीइंग की बात करूंगा तो इज, एम, आर, वोज, वर, इनके साथ आप बीइंग का यूज करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। पहला ही जो आपका ऑप्शन है वो सही है क्योंकि यहां हैव बीन लिखा हुआ है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स हैज द सेम वाउल साउंड। तो ये फोनेटिक्स का आपका एक क्वेश्चन है। आपको शब्द पहले बोलना आना चाहिए, उससे आपको क्या होगा कि आपको सिंबल्स आते होंगे, लेकिन जब तक आपको शब्द बोलना नहीं आएगा हो सकता है वो सिंबल्स कोई काम के हमारे हमारे नहीं रहे। जैसे हम यहां देख लेते हैं, ये है बुक एंड शूज। तो आपको पता है कि बुक में जो है ये उ साउंड आ रही है और शूज में जो है वो आपके बड़ी, जैसे ये जो लॉन्ग वाउल साउंड होती है, ऊ साउंड आ रही है। तो ये तो अलग अलग हो गए। अगर हम देखते हैं हेड और रेड, तो देखिए हेड को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये है हेड, और अगर मैं रेड को लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा रेड। तो आप देखो ये साउंड जो है वो सेम है, हेड, रेड। और अगर हम बाद में ये देखते हैं, ये है साइन, ये जो आपका आई लिखा हुआ है ये क्या है, आई साउंड दे रहा है। और इसमें ये जो आई लेटर है ये क्या साउंड दे रहा है, ई साउंड दे रहा है कि साइन, एंड फिर क्या है, सिन। अगर मैं इसे लिखूं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये है साइन, ये देखिए ये साइन है और ये जो है आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे सिन हो गया। तो ये दोनों ही जो वावल साउंड्स है वो अलग अलग है। इसमें जो है ये भी अलग है। यहाँ देखो, यहाँ जो वावल साउंड्स है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे भी क्या है, थ्रो और थ्री, ओ एंड ई, ये साउंड्स भी अलग अलग है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा सही ढंग से वर्ड को पढ़ना आता है तो ये गलती हो ही नहीं सकती आपसे, चाहे आपको सिंबल्स नहीं पता हो, लेकिन फिर भी आपको साउंड्स के बारे में अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से सही होगा। और ये फोनेटिक्स इस बार भी कोर्स में है, पैसिव वॉइस इस बार भी कोर्स में है, तो वही क्वेश्चंस लिए हैं जो इस बार के कोर्स में हमारे है। तो ये देखिए, बुक शूज अलग अलग साउंड है, ऊ, और यहाँ पे हेड रेड सेम साउंड है, और यहाँ आई ई और यहाँ पे है ओ ई। तो आपको पता चल गया कि यहाँ हेड और रेड जो है उसमें जो वाउल साउंड है वो क्या है, सेम है। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बतानी है। कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड की हमने बात की है। यहां पे लिखा है कैट और यहां लिखा है सिटी, कैट एंड सिटी। तो एक तो क्या साउंड है, क साउंड है, और एक सी कौन सी साउंड दे रहा है, स साउंड दे रहा है। क्योंकि देखिए यहां पे ये जो है वो कैट क साउंड दे रहा है, यहां सिटी है तो ये स साउंड दे रहा है। तो अलग अलग साउंड्स दे रहे हैं दोनों सॉरी कॉन्सोनेंट्स जो है वो अलग अलग साउंड्स दे रहे हैं। एक क साउंड दे रहा है और एक स साउंड दे रहा है। अगर मैं एक और थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो ये जो क साउंड होती है ना सी की, उसे हम क्या है, हार्ड साउंड बोलते हैं, और जो स साउंड है वो सी की जो है वो सॉफ्ट साउंड होती है। हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। इसी तरीके से ये देखिए, ये गेम है और ये क्या है, जिम है। तो यहां जो जी है एक तो ग साउंड दे रहा है, फिर से मैं बता दूं कि ग जो है वो कौन सी साउंड है, हार्ड साउंड है, और ज जो है वो कौन सी साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। तो यहां ये ग है और यहां ज साउंड हो रही है। अब ये देखते हैं, ये है नो, ये के एन भी क्या साउंड दे रहा है, न की, और नेम में भी क्या साउंड आ रही है, न की साउंड आ रही है। तो दोनों क्या साउंड दे रहे हैं, न साउंड दे रहे हैं। और यहां देखें हम पार्टी और दूसरा क्या है, फोटो। तो यहाँ पे प साउंड है और ये जो है वो फ साउंड है। तो कहाँ साउंड्स मिल रही है, थर्ड ऑप्शन में जो है वो न साउंड है। इसलिए ये क्या है, आपका सही उत्तर है। आपको बहुत ही आसान लगा होगा ये, कि एक और रूल बता देता हूँ। जैसे जो जनरली आपका सी को लेकर है कि सी के बाद अगर आपको ई आई एंड वाई ये कहीं दिखाई देते हैं, तब इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो स किया जाता है। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे एक ये आपको इस तरीके से एक वर्ड लिखा, तो मैं इसे, ये सी के बाद क्या है, वाई है, तो इस सी को मैं स बोलूंगा। साइकिल बोलते हो आप, क्या बोलते हो, साइकिल। इसको काइकल तो नहीं बोलते, क्योंकि सी के बाद क्या आ गया, वाई साउंड आ गई, तो हमने क्या बोला, साइकिल बोला। और यहां ये क बोला जा रहा है क्योंकि इसके बाद ई आई या वाई नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं। इसी तरीके से ये देख लीजिए आप, ये बहुत ही बड़ा एक रूल है कि इंग्लिश में जो डबल आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, डबल कॉन्सोनेंट्स, जैसे मैं कहूँ कि डबल टी है, डबल सी है, डबल जी है, डबल बी है, सभी जो डबल आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो एक साउंड देते हैं सिवाय डबल सी के। आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, ये एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ, आप इसको क्या लिखोगे, रब्ड। तो रब्ड जो है, ये जो डबल बी है तो साउंड क्या दे रहा है, एक दे रहा है, ब की साउंड। अब यहां पे जो ये सी जो डबल है वो एक ऐसा एक पेयर होता है जो एक साउंड भी दे सकता है और दो साउंड्स भी दे सकता है। अगर सी के बाद ई आई और वाई है तो वो स साउंड हो जाएगी, अदरवाइज वो क्या रह जाएगी, क साउंड रह जाएगी। तो हमने इसको कैसे पढ़ा, इसको हमने पढ़ा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब, क्यों इस तरीके से हमने पढ़ा इसे, ये है यहाँ पे क, क्योंकि इस सी के बाद क्या है, ई आई और वाई नहीं है। इस दूसरे सी के बाद क्या आ गया, आई आ गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ये यहाँ पे स पढ़ा जाएगा, इसलिए दो साउंड्स हो गई, एक्सीडेंट। इसी तरीके से एक वर्ड होता है एक्सेसरी। तो एक्सेसरी जो है
वो ए सी सी ई है, तो पहले वाला सी जो है वो क पढ़ा जाएगा और दूसरे वाले सी के बाद ई आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे, उसे स पढ़ेंगे, इसलिए उसको एक्सेसरी बोला जाता है। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं इसी तरीके से, मान लीजिए कि मैंने ये यहां पे इस तरीके से लिखा अकॉर्डिंग, तो ये देखिए ये सी के बाद सी है और इस सी के बाद ओ है, तो कहीं ई आई एंड वाई नहीं है, इसलिए दोनों ही क्या है, क साउंड दे रहे हैं, अकॉर्डिंग इस तरीके से बोला जा रहा है इसे। तो अगर किसी सी के बाद ई आई और वाई आ जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे स साउंड से प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये जो है वो सिटी है और ये क्या है, कैट है। क्यों कैट है, क्यों सिटी है, आपको पता चल गया। बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको पढ़ने में आप देखेंगे तो आप अब चलते ही बता देंगे कि जनरली आपका सी जो है वो हार्ड साउंड देता है, क साउंड देता है। अगर उसके बाद ई आई और वाई है तो ही वो कौन सी साउंड देगा, स साउंड देगा। अगर मैं कुछ ऐसा अनजान शब्द आपके सामने कुछ भी रख देता हूं और आपको पता चले कि सी के बाद ई आई एंड वाई है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां स साउंड आने वाली है। तो आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से जी के लिए भी होता है, जी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे जी के लिए भी यही रूल होता है कि अगर मैं ई लिख दूं या आई लिखता हूं या वाई लिखता हूं, जैसे जिम मैंने यहाँ यहाँ जिम लिखा हुआ है, तो ये जो है ये देखिए यहाँ वाई आया है, ठीक है, तो ये इसके बाद ए है तो ये ग बोला जा रहा है, ये ज बोला जा रहा है, सेम रूल है। लेकिन जी में बहुत से अपवाद है, जैसे हम जी के बाद आई जो है वो क्या बोलते हैं, गर्ल बोल देते हैं। तो एक तरीके से साउंड जो है वो ई ई साउंड वाला होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर जी के बाद ई आई एंड वाई लगते हैं तो वो क्या बोला जाता है, वो ज बोला जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ये देख लीजिए, ये है, मान लो इस तरीके से ये ई लगा है तो ये क्या है, जैम हो गया। ये गैम नहीं होगा, ये क्या होगा, जैम होगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं, तो जनरली ऐसा होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ जो है ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ भी न है और यहाँ भी न है। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड न्यूज इज, देखिए न य उ ज ऐसे बोला जाता है, न्यूज। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये न है और ये य साउंड होती है। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इतना सा भी आ जाता है कि आपको यहाँ पे ये दे दिया कि ये कौन सी साउंड है, तो आपको पता होना चाहिए य साउंड है। और उसके बाद यहाँ पे ये ऊ है और ये ज है और इसे क्या बोल दिया हमने, न्यूज़। ऐसे ही तो बोलते हैं न्यूज़। और यहाँ पे लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, कुछ बना ही नहीं। और ये देखिए न्यूज़ हो गया, ये यहाँ पे एस जो है वो क्या है, न्यूज़ हो गया। और ये जो है वो क्या है, ये यहाँ पे नूस हो गया, जो कि गलत है। ये न्यूज़ जो है वो यही सही लिखा हुआ है। एक छोटी सी एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस वर्ड में और आप इस वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। ये जो है वो क्या है, इसको इस तरीके से लिखूंगा मैं, ये आप पढ़ भी लेंगे, ये क्या है, लूज। ये क्या है, लूज है। और अगर ये है, इसे कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, लूस। इसको लूज बोला जाता है, इसे लूज नहीं बोला जाता। मैं कहूँ कि ये जैसे माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स की बात कर देते हैं, लेसेस की बात कर लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, माई ट्राउजर्स आर लूज। लूज नहीं बोलोगे, ठीक है। लूज तो LOSE हो गया। तो जब हम कहते हैं ना कि टाइट नहीं है, ढीला है, तो हम क्या बोलते हैं, लूस बोलते हैं उसे। वो क्या बोला जाता है, लूस। और स्पेलिंग भी देख लो, LOOSE। क्योंकि ये मैंने इसलिए बीच में बताया है कि मुझे ये जैसे न्यूज़ से S और Z लगा हुआ है, उससे थोड़ा सा याद आ गया। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आप LOSE को बोलेंगे लूज, LOOSE को क्या बोलेंगे, लूस बोलेंगे। और एक और वर्ड होता है जो आपको पता है, LOSS जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोस बोलते हैं। एक है लोस, एक है आपका लूज और एक है लूस। ये आपको ध्यान लग गया और आने को ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये देख लेते हैं, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ सेकंड लैंग्वेज। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिया में ये रोल क्या है, सेकंड लैंग्वेज का है। और ये आपके कहीं भी जो हम टीचिंग मेथड्स है या इंग्लिश के रोल की बात कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि इंडिया में जो रोल है वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज का है। ये देख लेते हैं, पिक आउट द पेयर विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स।
एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव। आपको पता है 4 स्किल्स हैं, ये देखिए L, S, देन R एंड देन W। ये इसका एक प्रॉपर ऑर्डर है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है आपसे। मान लीजिए कि सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रॉपर ऑर्डर क्या है लैंग्वेज लर्निंग का, तो आपको पता होना चाहिए L, S, R, W है। अब देखिए ये बहुत ही वैज्ञानिक तौर से बनी हुई चीज़ें हैं, हालांकि नेचुरल चीज़ है, विज्ञान तो बहुत बाद में आई होगी इसके, क्योंकि ये नेचुरली इस्टेब्लिश्ड है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं। और लिसनिंग करते हैं, ठीक है, करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, इसे रिसीव करते हैं। तो लिसनिंग को आप क्या करते हो, रिसीव करते हो। लिसनिंग आपकी रिसीव हुई और उस लिसनिंग से आप क्या करते हो, आप स्पीकिंग करते हो। तो ये क्या हुआ, एक प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे ये जो है स्पीकिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल हो गई। इसी तरीके से रीडिंग क्या करते हो, आप रिसीव करते हो, तो रीडिंग आपकी क्या हुई, रिसेप्टिव स्किल हुई। और ये W राइटिंग है, राइटिंग को आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं रीडिंग के बाद, तो ये क्या हुई, आपकी प्रोडक्टिव स्किल हुई। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल की बात की है, तो वो कौन सी है, वो यहाँ पे ये स्पीकिंग है और फिर राइटिंग है। तो ये 4th ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। समझ आ गया होगा, प्रोडक्टिव स्किल्स है कि आप लिसनिंग करते हैं और उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं स्पीकिंग, और उसके बाद आप रीडिंग करते हैं और उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं आप राइटिंग। तो आपकी जो ये दोनों स्किल्स है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। और रिसेप्टिव स्किल्स आपको पता चल गई, ये क्वेश्चन भी आने वाला है। ये लिसनिंग और आपकी रीडिंग, ये क्या है, आपकी रिसेप्टिव स्किल्स है। बीच में एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज। तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं। मैं लगातार मार्क्स उनके देख रहा हूँ। तो अगर अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पर जाकर ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। सबसे पहले तो ब्लॉसम डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी 3rd ग्रेड की। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3rd ग्रेड से रिलेटेड बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपके वोकेबुलरी से रिलेटेड होंगे। तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां मिलने वाली है, और मेरे ख्याल से अगर कोई 1500 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपनी तैयारी में बिल्कुल निपुण हो जाता है। इन द बाइलिंगुअल मेथड, देखिए बाइलिंगुअल मेथड में होता क्या है, 2 लैंग्वेजेस है, ठीक है, 2 लैंग्वेज। बाइलिंगुअल मेथड में क्या किया जाता है कि एक टीचर क्या करता है कि जहाँ भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनको समझाना पड़े, टाइम सेव करने के लिए वो क्या करता है, उसे हिंदी में बता देता है, यानी मदर टंग में बता देता है। जो भी बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है तो उसकी मदर टंग में वो वर्ड को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन बच्चे को उसे यूज नहीं करने देता वो टीचर। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर कभी ये प्रमोट नहीं करता कि हाँ जी आप मदर टंग को यूज करो ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है बीच में, तो कहीं ना कहीं वो टीचर क्या करता है, उसे मदर टंग में एक्सप्लेन कर देता है। वो टाइम भी बचता है, जल्दी भी बच्चा समझ जाता है, सारी चीजें हैं। लेकिन एक बच्चा जो होगा, एक स्टूडेंट जो होगा, वो क्या करेगा, वो हमेशा जो लैंग्वेज सीख रहा है टारगेट लैंग्वेज, उसी को ही यूज करेगा। तो कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है द स्टूडेंट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू यूज द मदर टंग या मदर लैंग्वेज। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टूडेंट को खुली छूट दे दी जाए कि हाँ आप यूज करो मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। दूसरा है द मदर टंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेज एटसेट्रा। ये तो बिल्कुल सही नजर आ रही है बात। फिर भी हम तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। द टीचर टीचेज द इंटायर लेसन इन द स्टूडेंट्स मदर टंग। ऐसा तो नहीं है कि पूरा लेसन ही मदर टंग में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है ये। और द टीचर एनकरेजेज स्टूडेंट्स टू यूज द मदर टंग ऑल द टाइम। नहीं, ये भी गलत है। तो आपकी जो सही बात है वो कौन सी है, ये दूसरा ऑप्शन है, द मदर टंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस एटसेट्रा। तो एक बात आप ध्यान रखना कि इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं, 3 जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब बचकाने से ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वो झूठे बनाने पड़ते हैं। सच्चाई तो एक है, लेकिन जब झूठे बनाने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या है, वो समझ भी आ जाते हैं कि यहाँ ये झूठ है।
आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपको पता भी चल जाता है कि सही बात कौन सी है, सही सच्चाई है ना सेंटेंस में दिखाई पड़ जाती है, और बाकी झूठ जो है वो पता चल जाता है कि ये झूठ बोला। जैसे यहाँ झूठ बोला हुआ है, द टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू यूज द मदर टंग ऑल द टाइम, है ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, आपको पता है कि स्पष्ट ही झूठ है ये तो आपको पता भी लग जाएगा किसी तरीके से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन द सिचुएशनल अप्रोच टीचर ट्राइज टू, देखिए सिचुएशनल, एक आपकी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी आती है, वो सिचुएशनल अप्रोच भी है एक, ठीक है, ये वर्ड बार बार आएगा। तो सिचुएशन का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है कि एक रियल सिचुएशन क्रिएट करना होता है। अब रियल सिचुएशन क्रिएट करने से क्या मतलब है, देखो ऐसा नहीं है कि या सिचुएशन से क्या मतलब है। आप सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं एक जनरल मतलब क्या रहता है सिचुएशन का। सिचुएशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं एक ड्राइंग बनाता हूं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मान लो मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया, मैंने उसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो वो मैंने एक रियल एक सिचुएशन क्रिएट कर दी मैंने। मैं कोई एक्शन कर रहा हूं तो भी वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ सिचुएशन से मतलब आपका एक्शन हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, आपका कोई भी ड्राइंग हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हाँ मान लो कि बिल्कुल आप उसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि मान लो एयरपोर्ट है तो आप कहीं वहाँ पूरा कोई प्लेन ला के रखेंगे या वैसे सिचुएशन बनाएंगे, या डॉक्टर की है तो आप कोट पहनेंगे या वहाँ टेबल लगाएंगे, इंजेक्शन पड़े होंगे, ऐसा नहीं। सिचुएशन का मतलब होता है बात को समझाने के लिए आप चाहे जेस्चर्स का यूज़ करें, चाहे आप कहीं किसी पिक्चर का यूज़ करें, डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ करें, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रियल सिचुएशन को क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे ये देखिए कि इन द सिचुएशनल अप्रोच अ टीचर ट्राइज टू, ये देखिए, क्रिएट अ लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज आइटम। ये जो बात है आपकी ये बिल्कुल सही है। थर्ड, फॉलो ए सिलेबस विद अ लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टीचिंग टू द सिचुएशन इन द क्लासरूम, ये बिल्कुल देखिए झूठ है। शो हाउ द सिचुएशन इन द क्लासरूम इज डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन, किस लिए शो करनी है, एक क्रिएट करनी होती है सिचुएशन को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप अगर देखोगे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सच्चाई भी नजर आ रही है थर्ड वाले ऑप्शन में। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज रिसेप्टिव स्किल्स। ये सभी क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा यार ये तो हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो, आपके लिए बनाए हैं, आपके करने के लिए बनाए हैं, तो होंगे भी और होने चाहिए भी, और आपको आसान भी लग रहा होगा। मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत डीप जा रहे हैं इसके अंदर, जैसे पता नहीं अंदर बहुत बहुत गहराई में जा रहे हैं, लेकिन उतनी गहराई में जाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं कुछ बच्चे। और मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि एक बार आप क्या है बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाइए, क्योंकि बहुत ही सतही क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कई बार छूट जाते हैं हमारे, और आप देख रहे हो कि इतने गहरे क्वेश्चंस हैं नहीं। आपका एक जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश है ये, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। यहीं आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो करते रहें, बेसिक्स करते रहें, जिसको बेसिक्स क्लियर है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन होगा तो बेसिक क्लियर होगा तो अपने आप ही आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये रिसेप्टिव स्किल का क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बात करके गए थे, LSRW, और आपको पता है कि ये आपकी रिसेप्टिव स्किल है और ये आपकी रिसेप्टिव स्किल है, और बाकी इन्हीं से ये प्रोडक्टिव स्किल है। यहाँ पे लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ये थर्ड ऑप्शन है, ये आपकी क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अब आपको इससे 3 क्वेश्चंस बने। पहला क्वेश्चन क्या बना कि आपको ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपको पता चल गया LSRW, और आपको पता भी है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये भी ध्यान रखें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कई बार शॉर्ट फॉर्म्स कर लिए और हमें पता नहीं कि एस से सिचुएशन है या स्पीकिंग है, ये भी पता होना चाहिए। और फिर आपको पता चल गया कि L रिसेप्टिव है, देन S प्रोडक्टिव है, देन आपकी R रिसेप्टिव है, एंड देन आपकी W प्रोडक्टिव है। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव एंड ऑर्डर आपका क्या है, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या है।
फिर ये देख लेते हैं, द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मेक्स द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग। अब ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो मान लीजिए हम बातों बातों में ही पूछ ले कोई बात, तो ये तो क्वेश्चन आप वैसे ही बता दोगे कि क्या होगा। सबका सही होना चाहिए, जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, जो इंग्लिश का पेपर देने गया है उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी आती है, वो ही कर देगा इस क्वेश्चन को। तो क्या है यहाँ पे, द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जब हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैंने चार्ट का यूज़ किया, मैंने कुछ वीडियो का यूज़ किया, ऑडियो का यूज़ किया, किस लिए यूज़ करूँगा मैं, कि वो अननेसेसरली डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उसे नहीं, डल बनाने के लिए नहीं, अननेसेसरली स्लो बनाने के लिए नहीं, इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो बिल्कुल यही तो होगा, या तीनों में से कोई ऑप्शन लगाओ। ये फ्री का आपको एक गिफ्ट मिला हुआ है, जिसको पढ़ने से ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके के 3 ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल ही अलग से होते हैं। ये देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग। ये लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, देखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज एक स्किल है। लैंग्वेज क्या है, स्किल है एक। ये आपको लर्न करनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है कहीं, तो आपको अर्न करनी पड़ती है, आपको लर्न करनी पड़ती है, ये एक स्किल है। तो जब हम स्किल कहते हैं तो बाइसिकल राइडिंग भी क्या है, एक स्किल है। उसको भी क्या करना पड़ता है, उसे भी सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। देखिए, जो हम बात करते हैं वन इज नोइंग एंड वन इज डूइंग, तो ये एक तरीके की डूइंग है, आपको करना पड़ता है। आपका जानना ही सफिशिएंट नहीं होता, चीज़ों का जानना सफिशिएंट नहीं है। नोइंग इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू डू द थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये डूइंग जरूरी है। तो एक तरीके के, जिस तरीके से बाइसिकल राइडिंग आपकी एक स्किल है, उसी तरीके से लैंग्वेज भी क्या है, लैंग्वेज लर्निंग भी एक स्किल है। तो यहाँ पे अ स्किल लाइक साइकिलिंग आपका सही आंसर होगा। तो बहुत बार ये बोला भी जाता है कि जिस तरीके से हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइसिकल चलाना सीखते हैं, उसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है। क्योंकि आप बाइसिकल चलाना सीखते हैं तो भी क्या होता है, आप बहुत बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसके लिए एक नेचुरल हो जाते हैं। उसी तरीके से आप जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार लड़खड़ाते हैं, बहुत बार बड़बड़ाते हैं, कुछ अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप अगर उसे बोलते रहें तो एक तरीके के आप नेचुरल भाव जो है आपके अंदर आने लग जाता है। तो ये सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एज इन फिलोसफी नहीं है। सिंपल सा आंसर है, स्किल लाइक साइकिलिंग। हम आगे बढ़े और ये यहां देख लेते हैं, इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज। इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। इवेल्युएशन सबसे पहले तो समझो, हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी बच्चे को, आप चाहे वो टेस्ट के थ्रू करते हैं तो, या बहुत सी चीज़ें होती है जो हम आपको इवेल्युएट कर सकते हैं। वो एक तरीके से निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया होती है इवेल्युएशन। तो यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा है कंटिन्यूअस बट नॉट क्यूमुलेटिव। ये तो गलत है, क्योंकि दोनों ही होती है, ये कंटिन्यूअस भी होती है और क्यूमुलेटिव भी होती है। अब क्यूमुलेटिव क्या होते हैं कि हम एक तरीके से प्रोग्रेसिव होती है, वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, कुछ हमारे जितना भी हमारे स्किल है वो ऐड होती रहे साथ साथ में, तो वो क्यूमुलेटिव होती है। तो यहाँ कंटिन्यूअस भी होगी और क्या होगी, क्यूमुलेटिव भी होगी। तो ये यहाँ लिखा है बोथ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब समझ आ गया, प्रोग्रेसिव है, मतलब आप इंक्रीज होती है नॉलेज ऐड होते होते साथ में, मतलब आप संचय करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो ये है बोथ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। द पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मैनी नेचुरल डिजास्टर्स विल बी। अब यहाँ देखिए ये लिखा है, पैसिव वॉइस बताना है, ग्लोबल वार्मिंग कैन कोज। ये देखिए कैन आ गया यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव में, अगर एक्टिव में कैन है तो पैसिव में क्या होगा, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा। बहुत आसान सी बात है, और मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बहुत आसान सा। और ये देखो कि सिर्फ आपको ढूंढना है कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सिंपल ढूंढ लो। मैं भी ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ, ये आर आ गया यहाँ पे, गलत हो गया, ये कैन भी आ गया, ठीक है, ये कैन है सिर्फ, ये गलत हो गया,
ये कुड आ गया, ये देखिए ये सिंपल सा ऑप्शन पड़ा हुआ है सेकंड, बाकी पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं। आपका आंसर क्या हो गया? मैनी नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी कोज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपका क्वेश्चन था जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तो वो एक भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए वो टेस्ट, है ना। ऐसे थोड़ा ना है कि वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट होना चाहिए, नहीं अस्पष्ट भी नहीं होना चाहिए। इंजॉयबल से, सिर्फ इंजॉयबल से तो मतलब काम चलेगा नहीं हमारा। ये जो है वो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। एक पॉजिटिव वर्ड जो है वो क्या है यहाँ पे? रिलायबल है। कोई भी टेस्ट मैं बनाऊँ, आप मेरी, मान लीजिए कि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो आप मेरी ही टेस्ट सीरीज को क्यों प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि मेरी टेस्ट सीरीज रिलायबल है, इसीलिए। या किसी भी टीचर की आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको लगता है कि वो रिलायबल है, इसीलिए आप वो टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करते हैं। एन अटेनमेंट टेस्ट एम्स टू मेजर, अटेनमेंट टेस्ट क्या होता है कि आपकी करंट नॉलेज को चेक करता है कि आपने कितना अभी तक जो ज्ञान प्राप्त किया वो कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कितना आपने अटेन किया है। तो हाउ मच अ लर्नर हैज लर्नड ऑफ व्हाट ही हैज बीन टॉट, हाउ मच अ लर्नर नीड्स टू लर्न टू पास एन एग्जाम, नो, वो हम फ्यूचर की बात नहीं करें। स्पीकिंग एबिलिटी नहीं, द टीचिंग एबिलिटी नहीं, हाउ मच अ लर्नर हैज लर्नड, देखिए क्या अटेन किया है अब तक, वो जो है ये अटेनमेंट टेस्ट यहाँ पे बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अटेनमेंट टेस्ट। और ये देख लेते हैं कि कुछ वोकेबुलरी के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। हालांकि वो पैसेज में पूछे गए हैं, लेकिन वैसे बिना पैसेज के भी अगर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो समझ आने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि पुराने पेपर में आपको पता है कि कुछ पैसेजेस दिए गए थे, कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस थे, उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे वोकेबुलरी के। लेकिन क्योंकि आपके वोकेबुलरी है मतलब कोर्स में, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है टोटली, द वर्ड टोटली सिमिलर, टोटली आपको पता है कि कंप्लीटली है। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको भी ये आता होगा, अगर पैसे दिया है नहीं दिया तो भी आपको समझ आ गया कि टोटली का मतलब क्या है? कंप्लीटली है। यहाँ देखिए ये फ्रीक्वेंट का अपोजिट क्या है? फ्रीक्वेंट का अपोजिट होता है इनफ्रीक्वेंट। ये अन या डिस या एंटी फ्रीक्वेंट नहीं होगा। आपसे मान लो एंटोनिम में क्वेश्चन पूछ लिया अपोजिट में, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, क्या होगा? इनफ्रीक्वेंट। बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे मान लो आर से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं उसमें अपोजिट होता है वो आई आर जुड़ जाता है। जैसे हम कह देते हैं रेगुलर, तो क्या होगा? इररेगुलर। इसी तरीके से जैसे एल वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे लीगल है तो हम क्या कहेंगे? इललीगल, आई एल उसमें ऐड हो जाता है। तो इल है, इर है, तो यहाँ क्या है? फ्रीक्वेंट है तो इनफ्रीक्वेंट है। तो ये देखिए आई आर वाला रूल और आई एल वाला रूल भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। यहां देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव हाई। हाई जो है वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हाइट जो है वो क्या होगा? हाइट आपका वर्ड होगा वो नाउन है। हाइट क्या है? नाउन है। क्योंकि देखिए अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए मैंने ये लिखा कि माई हाइट, तो जब मैं माई हाइट लिखता हूं, आपको पता है माई क्या है? डिटर्मिनर है। और मैंने एक बात आपको बता रखी है, कुछ वीडियोस आपने डिटर्मिनर्स के देखे होंगे, तो डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर के बाद जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो नाउन होगा। तो माई हाइट, बस यहाँ तो एक स्पेलिंग का भी चक्कर दे दिया, ये आपकी सही स्पेलिंग है, HIEGHT गलत है। तो बड़े ही अच्छा क्वेश्चन बनाया कि आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए, दो दो काम हो गए यहाँ पे। ये हाइट जो है ये HEIGHT आपकी सही है। तो ये डिटर्मिनर है, और चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाइट आपका नाउन है या नहीं। आपने लिखा माई हाइट, तो आपको पता है माई डिटर्मिनर है, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? वो आपका नाउन होता है। फिर ये लिखा है, द फ्रेज टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर कैन बी रिप्लेस्ड विथ। ये लास्ट लॉन्गर कोई पैसेज होगा उसमें होगा, लेकिन टू लास्ट लॉन्गर, टू एक्सटेंड अगर हम कहें किसी चीज़ को बढ़ा देना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे प्रोलोंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहें कि आई विल प्रोलोंग इट, मतलब मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, बढ़ाऊंगा इसे, है ना, ताकि ये लंबे समय तक कोई भी चीज़ चले। तो ये क्या है? प्रोलोंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, या टू एक्सटेंड आप कह सकते हो।
यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्लोबल। तो ग्लोबल का जो होता है, देखिए ग्लोबल वर्ड तो पता ही है आपको, बहुत बड़ा शब्द है, और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एंटोनिम होगा, वो क्या होगा, लोकल होगा। ग्लोबल और लोकल। रूरल नहीं लिखेंगे, है ना, रूरल या अर्बन या, है ना, ये नहीं। तो ये, हाँ, ये आपस में ये जो है वो एंटोनिम हो सकते हैं। कि अगर मैं कहूँ रूरल का एंटोनिम क्या होगा, तो रूरल का एंटोनिम अर्बन होगा। ठीक है, रूरल जो है, ये अर्बन क्या है, ये एक तरीके से शहरी है। ये रूरल जो है वो ग्रामीण से रिलेटेड होगा। तो पता है आपको, ये दोनों आपस में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द एंटोनिम ऑफ अर्बन, तो आपको पता होना चाहिए रूरल। और यहाँ ग्लोबल और यूनिवर्सल तो लगभग एक सी बात है, और इसका यहाँ जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, लोकल होगा। ये देख लेते हैं, पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव नेचुरल। नेचुरल का जो वर्ब फॉर्म देखना है हमने, तो जब भी आई जेड ई लगा होता है ना, जनरली वो वर्ब्स होती है। जैसे नेचुरल है, नेचुरलाइज, हमने क्या बोल दिया, नेचुरलाइज, उसको नेचुरल बनाना, वो क्या हो गया, नेचुरलाइज। आई जेड ई जो है यहाँ ये ऐड हो गया, तो ये आपकी क्या है, वर्ब है। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम आई जेड ई लगा के, जैसे मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज है तो वो क्या हो गई, वर्ब हो गई ऑर्गेनाइज आपकी। या सिंथेसाइज, तो सिंथेसाइज क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो आपको पता चलना चाहिए कि आई जेड ई लिखा हुआ है तो वो जनरली क्या होती है, वर्ब्स होती है। जैसे यहाँ लिखा है नेचुरलाइज, ये सॉरी ये है नेचुरलाइज, ये तो ये स्पेलिंग गलत है, ये नेचुरलाइज आपकी, ये आपका सही ऑप्शन है नेचुरलाइज। और हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं द वर्ड एब्सेंस इज। तो एब्सेंस वर्ड जो है वो क्या है, एब्सेंस वर्ड नाउन है। एब्सेंस वर्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। और ये क्यों, कैसे पता चला, देखिए अब दो चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ ऐसे एब्सेंट, और ये क्या है, एब्सेंस। ये जो एब्सेंट है ये आपका एडजेक्टिव होगा, और ये क्या है, एब्सेंस आपका नाउन होगा। तो ये सीई वाले वर्ड्स जितने मिलेंगे ना आपको, जैसे कन्वीनियंट है तो वो एडजेक्टिव है। मैं कहूँगा कि जैसे कुछ भी कह दिया कि द जर्नी इज़ कन्वीनियंट, ठीक है, तो वो क्या है, जर्नी के बारे में बता रहा है, तो कन्वीनियंट एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कन्वीनियंस बोलूँगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टी से एंड होंगे वो एडजेक्टिव्स है, और सी से एंड होंगे वो क्या होंगे, वो आपके नाउन्स हो जाएंगे। जैसे हमने ये देखा एब्सेंस, और क्या बन गया, ये नाउन है। ये एब्सेंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट क्या होगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। कन्वीनियंस क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। ये है द वर्ड ऑलवेज इज। ऑलवेज क्या होता है, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि ही ऑलवेज कम्स हियर, ही ऑलवेज कम्स हियर, क्या होगा यहाँ पे ये ऑलवेज जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ हियर भी क्या है, एडवर्ब है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, एडवर्ब्स है। तो ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज आपकी एडवर्ब होती है। तो आपने देख लिया कि ऑलवेज वर्ड यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है आपको समझ आ रहा है कि ही ऑलवेज कम्स हियर, और ये ऑलवेज यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। कंजंक्शन नहीं है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटर्मिनर एन, कि एन कहाँ यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए आपको पता है कि जब हम एन कहाँ यूज होगा, उस नाउन से पहले जो वाउल साउंड से स्टार्ट होता, वाउल साउंड से। तो ये तो हेल्थी है तो ह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं है। स्ट्रोंग में भी आने का सवाल नहीं है। ये इंजरीज है, ये क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो हम कहाँ यूज करेंगे इसे, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ। तो एन का मतलब ही एक से है, तो इसलिए ये तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ तो यूज होगा नहीं। हालांकि साउंड तो क्या आ रही है, वाउल साउंड आ रही है, लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ एन यूज नहीं होगा, ए और एन सिंगुलर के साथ यूज होगा। तो एक्टिविटी यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम कहेंगे एन एक्टिविटी। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द एडजेक्टिव फुल इन इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज, और आप बता दीजिए इसमें कि कौन सा है। मोस्ट फुल नहीं होता, फुलर नहीं होता, ये फुलरेस्ट भी नहीं होता, ये फुलेस्ट जो है वो आपका सही ऑप्शन है।
आई होप कि आपको ये सभी आसान लगे होंगे। आपने देखा कितना आसान पेपर होता है। आप शायद मेरे ख्याल से अगर आपको मैं ये पेपर दूं तो आप बहुत से क्वेश्चंस लगभग सही करोगे बिना किसी गड़बड़ के, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो सिर्फ पढ़ने मात्र से, एक छोटी सी समझ से ही, बेसिक आने से ही क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। हम नेक्स्ट क्लास और जो है वो कल करने वाले हैं, ताकि आपके आने वाले जो जितने भी जो आपके एग्ज़ाम के दिन रह गए हैं उसमें हम पुराने पेपर्स कर ले तो एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंस, तो ये CE है, तो ये नाउन है। कॉन्फिडेंट होगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको इस क्लास से मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।